हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या सर्कल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं मेजरमेंट एंड यूनिट टॉपिक। ठीक है, तो मेजरमेंट और यूनिट में स्टार्टिंग हम जो बहुत ही बेसिक चीज से करेंगे कि भाई मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट क्या है, इसका जो हमारे फिजिकल लाइफ में क्या इसका रेलेवेंस है। ठीक है, तो स्टार्टिंग एकदम शुरुआत से करते हैं। भाई आप मार्केट गए और आपको कोई भी चीज खरीदनी है जो कि वेट से मिलने वाली है। लेट्स से आपको एप्पल खरीदना है, ठीक है ना। तो आप दुकान वाले के पास जाएंगे, सपोज यू हैव टू बाय 1 kg ऑफ एप्पल। तो आप एप्पल जाएंगे तो वो 1 kg जो है आपको वेट करेगा। 1 kg मतलब 1000 ग्राम। आपकी 1000 ग्राम के या 1 kg के इक्वलेंट जितने भी एप्पल आए, 8, 10, 2, 4, 6 जितने भी एप्पल आ रहे हैं वो आपको इक्वलेंट अमाउंट में दिया जाएगा। तो 1 kg क्या है, एक प्रकार का स्टैंडर्ड क्वांटिटी। और जो एप्पल आप खरीदने वाले जा रहे हैं, जो एप्पल आपको वो मिलने वाले हैं, वो क्या है आपका फिजिकल क्वांटिटी। तो आपने यहाँ पे क्या सीखा कि आपने एक एप्पल जो कि एक फिजिकल क्वांटिटी है उसका कंपैरिजन किससे किया। तराजू पे दूसरी तरफ कौन रखा था है, 1 kg रखा है। तो 1 kg क्या है, एक स्टैंडर्ड वैल्यू है, एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी हुआ कि नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आप और दूसरी शॉप पे जाएंगे तो भी आपको 1 kg उतना ही मिलने वाला है। तो जिसका वेट फिक्स है भाई 1 kg एक सही रहने वाला है, तो जो चेंज नहीं हो रहा है वो क्या है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। लेकिन जो चेंज हो सकता है वो क्या है, आपकी फिजिकल क्वांटिटी। तो देखिए मेजरमेंट का मतलब भी एग्जैक्टली यहाँ पे सेम होता है। मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज को, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, मेजरमेंट का मतलब है कंपैरिजन करना। किससे कंपैरिजन करना? कंपेयर एनी फिजिकल क्वांटिटी, कंपेयर एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करना विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी, विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जब आप किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी मैंने बताया, फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर करने वाले हो। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट का लेंथ लेने वाले हो तो जो मीटर स्केल आप यूज करने वाले हो वो क्या हो गया, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मीटर से आप मेजर कर लोगे उसको कि भाई दीवार का लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ, जो भी आपको चाहिए। जिससे आप जो मीटर स्केल है वो किसका काम करेगा, आपका स्टैंडर्ड क्वांटिटी का काम करेगा। जबकि जो बाल है उसकी, जो वॉल दीवार है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट क्या है, ये आपका फिजिकल क्वांटिटी है। तो फिजिकल क्वांटिटी ये लेंथ में भी हो सकता है, ये वेट में भी हो सकता है ना। इसको आप तौल के भी ले सकते हैं, इसको आप नाप करके भी ले सकते हैं। तो मेजरमेंट करने का कोई एक तरीका नहीं होता है, मेजरमेंट करने के कई तरीके होते हैं। तो जब तरीके बहुत सारे हैं तो फिर भाई उसको मेजर करने की जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो भी अलग अलग होगी, और जो फिजिकल क्वांटिटी है वो भी क्या है, अलग अलग है। भाई चेयर को आप काउंट में खरीदोगे, तौल के नहीं खरीदोगे। और एप्पल को, किसी फ्रूट को आप केजी में वेट करके खरीदोगे, काउंट करके नहीं खरीदोगे। ठीक है ना। शुगर को खरीदोगे तो आप वेट करके खरीदोगे। तो कुछ चीजें जो है काउंटिंग के पर्पज से ली जाती हैं, कुछ चीजों का वेट किया जाता है ना। कुछ चीजें मेजर करके, जैसे कपड़ा आपको खरीदना है तो कपड़े की आपको लेंथ, जैसे आपको 2 मीटर, 2.5 मीटर, 3 मीटर जितना भी कपड़ा चाहिए तो उसकी आपको लेंथ मेजर करके दिया जाएगा। तो जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन सब की मेजरमेंट करने के तरीके क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, क्योंकि वो सभी क्या है, एक जैसी नहीं है। ठीक है। तो सिंपल सी भाषा में हम ये समझा कि फिजिकल को, किसी भी अननोन फिजिकल क्वांटिटी को किसी स्टैंडर्ड क्वांटिटी से कंपेयर करना, यही क्या कहलाता है आपका मेजरमेंट। और मेजरमेंट किन किन चीजों का हो सकता है देखेंगे ध्यान से। देखिए मेजरमेंट जैसे कि ये दिख रहा है आपको यार्ड, ये यार्ड स्केल है। यार्ड मतलब क्या, लेंथ को आप मेजर करना है तो लेंथ का यूनिट लिखा जाता है क्या, यार्ड। ऐसे ही देखिए ये नीचे आपको एक सेंटीमीटर स्केल दिया हुआ है। तो सेंटीमीटर स्केल से आप लेंथ मेजर करेंगे। लेट से आपको 10 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करना है तो आप इस स्केल को यूज करोगे। यार्ड में किसी चीज को मेजर करना है तो इस स्केल को यूज करोगे। अच्छा, ऐसे ही आप, जरूरी नहीं है कि आप हमेशा वेट कर रहे हो या लेंथ ले रहे हो। जैसे आपको बोला गया कि 2 चम्मच किसी चीज की थोड़ी सी मात्रा लेना है तो आप देखिए टेबल स्पून से उसकी अमाउंट को यूज करेंगे, या कप के हिसाब से कि भाई 1 कप, 2 कप, 3 कप, जितना भी आपको यूज करना है जिस भी चीज को, है ना। ऐसे आता है पिंट। अच्छा, टेबल स्पून, कप तो सब समझते हैं, पिंट क्या होता है। पिंट जनरली जो होता है, पिंट का मतलब होता है ये वो यूनिट है जिसका इस्तेमाल
किसी लिक्विड के अमाउंट को मेजर करने के लिए किया जाता है। पिंड से हम किसको मेजर करते हैं? लिक्विड को, ठीक है ना। जब आप किसी लिक्विड के छोटी से अमाउंट को रिप्रेजेंट करना है, जैसे कि दवा, जब थोड़ा सा दवा है या थोड़ी सी कोई भी लिक्विड दवा है ना, लिक्विड के फॉर्म में कोई भी दवा ही नहीं, किसी भी लिक्विड के बारे में बात करेंगे, तो जो लिक्विड को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होने वाली यूनिट को आप क्या बोलते हैं? पिंट होता है। और जो पिंट होता है, अगर ये दो पिंट मिला दें, दो पिंट मिलके बनता है आपका एक क्वार्ट। एक क्या बनता है? क्वार्ट। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्वार्ट का बॉक्स दिख रहा है, तो पिंट छोटा है और क्वार्ट क्या है? बड़ा है। तो दो पिंट के बराबर क्या होता है? क्वार्ट। तो पिंट हो गया, क्वार्ट हो गया, गैलन हो गया, ये सब क्या है? लिक्विड को मेजर करने वाली यूनिट्स है। जैसे आप लीटर बोलते हो ना, 1 लीटर 2 लीटर, ऐसे ही गैलन, क्वार्ट, पिंट होता है, लिक्विड को मेजर करने के यूनिट्स है, ठीक है ना। तो पिंट और क्वार्ट का क्या रिलेशन है कि एक क्वार्ट बराबर कितना होता है? 2 पिंट। और अगर 4 पिंट ले लें आप, तो बनता है क्या? 1 गैलन। 4 पिंट के बराबर क्या बनता है आपका? सॉरी, 4 क्वार्ट, सॉरी क्या बोला मैंने? 4 क्वार्ट। 2 पिंट के बराबर क्या होता है? 1 क्वार्ट होता है। और अगर आप इसे मिला दें, 4 क्वार्ट मिला दें, तो 4 क्वार्ट के बराबर होता है क्या? 1 गैलन। देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, इसमें कुछ आप लिक्विड को आप भरेंगे तो उसके नीचे क्या लिखा है? गैलन में। तो गैलन का मतलब क्या है? 1 गैलन किसके बराबर होता है? 4 क्वार्ट के बराबर होता है। और ये क्वार्ट क्या वाला है? लीटर सभी लोग जानते हैं। तो जो 1 लीटर होता है वो होता है 1.057 क्वार्ट के बराबर। 1 लीटर किसके बराबर, अमाउंट के बराबर होता है? 1 क्वार्ट। इसका मतलब है कि लगभग लगभग 1 क्वार्ट जो है लगभग 1 लीटर के बराबर होता है। तो 1 क्वार्ट में कितना लिक्विड आएगा? जितना कि 1 लीटर में आता है, जितना कि किसमें आता है? 1 लीटर में इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, फिर देखिए मैं यहाँ पे एक आपको तराजू दिख रहा है, तो तराजू में जैसे आपको बहुत छोटा अमाउंट यहाँ पे लिखा है आउंस, तो देखो ये इसको अगर बहुत छोटी अमाउंट को रिप्रेजेंट करना है, जैसे आउंस क्या होता है आपका? एक तौल की माप होती है। जैसे किसी भी आप वेट को जब मेजर करते हैं, जब छोटे से अमाउंट के वेट वजन कर रहे हैं किसी भी चीज का, लेकिन वो क्या है? बहुत ही छोटा है, तो उसके लिए जो इस्तेमाल होने वाला यूनिट है वो क्या होता है? आउंस होता है। और ये क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ये स्मॉल वेट को इस्तेमाल करने के लिए, अगर स्मॉल वेट आपको मेजर करना है, बहुत ही कम वेट, स्मॉल वेट को अगर आप मेजर करना चाहते हैं, तो उसके लिए यूनिट जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या होता है? आपका आउंस होता है। और इससे पाउंड होता है। पाउंड मतलब क्या होता है? देखिए, 1 पाउंड बराबर होता है, 1 पाउंड बराबर होता है 16 आउंस, ठीक है। तो ये 16, अगर इतना छोटे छोटे अमाउंट को मिला दिया जाए तो वो मिलके क्या बना देगा? आपका 1 पाउंड बना देगा। अच्छा, इसके सबसे पहले क्या लिखा है? यार्ड। तो 1 यार्ड का मतलब क्या होता है? 1 यार्ड का मतलब होता है 0.9144 मीटर से होता है। मतलब इतने मीटर को आप क्या बोलते हैं? 1 यार्ड बोलते हैं। और 1 पाउंड का मतलब क्या होता है? 1 पाउंड जो है वो बराबर होता है 0.45 केजी के बराबर होता है। 1 पाउंड किसके बराबर होता है? 0.45 केजी के बराबर होता है। तो टू बी क्विक, देखिए, पिंट क्या होता है? लिक्विड को मेजर करने के लिए जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जैसे आप बोलते हैं कि जैसे आप 2 लीटर 3 लीटर है ना, लिक्विड को मेजर करने के तो लीटर में है ना इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही लिक्विड को मेजर करने के लिए किसका एक पिंट की यूनिट होता है। अच्छा, 2 पिंट को मिला दिया जाए तो वो क्या बनता है? 1 क्वार्ट बनता है, ठीक है। और अगर 4 क्वार्ट को मिला दिया जाए तो वो 1 गैलन के बराबर होता है। और ये क्वार्ट क्या वाला है? ये 1 लीटर के बराबर लगभग होता है क्या? 1 क्वार्ट, लगभग 1 लीटर बराबर होता है 1.057 क्वार्ट के इक्वल होता है। अच्छा, आउंस क्या होता है? ये स्मॉल वेट को मेजर करना हो तो उसके लिए जो यूनिट इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? आपका आउंस होता है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है 1 पाउंड। 1 पाउंड बराबर कितना होता है? 16 आउंस के बराबर। और 1 यार्ड बराबर होता है 0.9144 मीटर के इक्वल। और जो पाउंड होता है वो पाउंड किसके इक्वल होता है? 0.45 केजी के इक्वल होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये सब क्या है? मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली यूनिट्स है कि नहीं भाई? कभी आप किसी चीज को, आपने केजी सुना होगा, आपने ग्राम ये सब सुना होगा, लेकिन ये थोड़ी सी डिफरेंट यूनिट्स है, ये सुनो। तो आपको इन सबको ध्यान से जो है नोट डाउन करते चलिए, साथ में जो है आप इस पे
नोट्स बनाते चलिए, इसको नोट डाउन करते चलिए, तो आपको ये रिलेशन हेल्पफुल होने वाले हैं। चलिए अब देखिए आगे देखते हैं हम लोग। जैसे कि हमने बताया कि जैसे आपको कोई लेंथ मेजर करना है, जैसे ये वॉल दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको, एक वॉल दिख रहा है। इस दीवार की लेंथ जैसे कि ये मेजर किया, ये वाली लेंथ ये 200 सेंटीमीटर है और ये हाइट कितनी है 240 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे, ये सेंटीमीटर स्केल यूज करोगे या मीटर स्केल करोगे या मीटर स्केल करोगे। सिमिलरली इफ यू हैव टू मेजर द करंट सर्किट में, किसी सर्किट में या किसी हाउस होल्ड में कितना अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है, तो उसको मेजर करने के लिए हम एक डिवाइस यूज करते हैं कॉल्ड क्या देखो ये दिख रहा है आपको, एक ब्लैक कलर और एक ये रेड कलर, ये बेसिकली एमीटर कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, एमीटर कहलाता है। एमीटर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज किसको मेजर करने के लिए करते हैं, करंट को मेजर करने के लिए। तो करंट भी क्या है, एक प्रकार की फिजिकल क्वांटिटी है ना। ये इस फॉर्म में भी जो है देखा होगा आपने, और ये एक्चुअल में इसका सर्किट ये होता है ना? ये जो है इस फॉर्म में भी जो है होता है और कंपेटेबल के फॉर्म में इस फॉर्म में भी आपको होता है। तो आपने क्या देखा कि भाई मेजरमेंट अगर करना है तो मेजरमेंट करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, और फिजिकल क्वांटिटी का जब आप मेजर करोगे तो हो सकता है आप उसकी लेंथ ले रहे होंगे, हो सकता है आप उसका जो है आप उसकी करंट की वैल्यू निकाल रहे हो सकता है आप उसकी जो है वेट कर रहे हो, कुछ भी आप उसमें निकाल सकते हैं। तो ये तो मैंने आपको एक दो चीजें बताई। अभी हम इसमें और इन डेप्थ देखते हैं कि और किस क्या क्या तरीके से मेजरमेंट हो सकता है। अच्छा, उससे पहले हम जानेंगे कि मेजरमेंट जब करते हैं तो किन दो चीजों का इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है, या कौन सी वो दो चीजें हैं जिनके बिना मेजरमेंट नहीं होता है, या मेजरमेंट में कौन सी चीजें हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे। देखिए जब भी आप मेजरमेंट करते हैं तो सबसे पहले आपको जरूरत पड़ती है, एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होता है, जैसे कि 10 हो गया, 20 हो गया, 1 हो गया या 5 हो गया, जो भी मैथमेटिकल डिजिट आप इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू। अब इसके पीछे आप 10 के पीछे केजी लिखोगे तो वो 10 केजी हो जाएगा, 10 के पीछे सेंटीमीटर लिखोगे तो वो लेंथ का यूनिट कहलाएगा। तो सिर्फ जो न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स में जो डिजिट्स लिखे जाते हैं वो क्या कहलाता है, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू। और इसके पीछे हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसका, यूनिट्स का। जैसे यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 10, जैसे ये 10 न्यूमेरिकल वैल्यू पिक किया, इसके पीछे मैंने लिख दिया, मान के चलिए लिख दिया मीटर। क्या लिख दिया मैंने, मीटर। तो देखिए 10 मीटर लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया 10 मीटर। ध्यान से देखेंगे 10 मीटर का मतलब क्या हो गया कि भाई 10 सेंटीमीटर, मतलब ये लेंथ की बात हो रही है, या सेंटीमीटर लिख दो या मीटर लिख दो, 10 मीटर लिख दो। तो ये सीजीएस में हो गया, ये एसआई यूनिट में हो गया। तो देखिए 10 क्या है आपका, 10 जो लिखा हुआ है ये क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, और जो मीटर लिखा हुआ है ये क्या कहलाता है, आपका यूनिट कहलाता है। अच्छा, एक मजेदार चीज जो आप जानेंगे कि भाई इन दोनों में कोई रिलेशन भी होता है क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में क्या रिलेशन होता है। ध्यान से देखेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट्स में एक रिलेशन होता है खास, कि भाई अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो आपकी यूनिट छोटी होती जाएगी, और इसका वाइस वर्सा। कैसे, देखें यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि भाई मैं ये बोल रहा हूँ कि जैसे मान के चलिए न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा आपने 1 केजी, क्या लिखा आपने 1 केजी। तो यहाँ पे जो 1 है, 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू है। और केजी क्या है आपका, यूनिट। केजी क्या है, यूनिट। मतलब आपने सब किसी चीज को तौला है, उसका वजन जो है कितना है, 1 केजी है। तो मैंने सबसे पहले न्यूमेरिक मेजरमेंट करना है, सबसे पहले उसका न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा जाता है, उसके पीछे जो है लिखा जाता है क्या, ये केजी मतलब यूनिट। अच्छा सर 1 केजी को इक्विवेलेंट करके लिखोगे तो सर 1000 ग्राम भी तो लिख सकते हैं। हाँ सही बात है, 1 किलोग्राम बोलो या 1000 ग्राम बोलो, एक ही बात होती है। यस, तो देखिए केजी बड़ा यूनिट होता है और ग्राम कैसा यूनिट होता है, छोटा। जब केजी से ग्राम में गए तो क्या छोटा हो गया, यूनिट छोटा हो गया। तो देखो आगे वाला जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो क्या हो गया, बढ़ गया। आगे वाला न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। फिर से देखेंगे जैसे 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर होता है कितने, 1000 मीटर के। तो देखो यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू हुआ क्या है 1, किलोमीटर क्या है, बड़ा यूनिट कैसा है, बड़ा यूनिट है। किलोमीटर कैसा यूनिट है,
बड़ा यूनिट है। जबकि देखो किलोमीटर से आप किस में गए, मीटर में गए, तो मीटर कैसा यूनिट हो गया, छोटा यूनिट हो गया। और लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या हो गया, बड़ा। मतलब जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका जो पीछे लिखा जाने वाला यूनिट है उसका वैल्यू क्या हो जाता है, छोटा। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे सर, हम ये बोलेंगे अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को हम एन से लिख रहे हैं और यूनिट को यू से, तो सर इनका ये रिलेशन फॉलो होगा कि अगर न्यूमेरिकल वैल्यू और ये क्या है, यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू को आप बढ़ाओगे तो यूनिट अपने आप क्या होने वाली है, छोटी होने वाली है। ये हर जगह जो है वैलिडेट करता है। तो ये हमने क्या चीज सीखा है, खास रिलेशन सीखा कि सर अगर न्यूमेरिकल वैल्यू को बढ़ाया जाए तो यूनिट छोटी होती जाएगी, उसका उल्टा करें कि न्यूमेरिकल वैल्यू को घटाओगे तो यूनिट क्या होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। ठीक है ना, ओके। अच्छा, यहाँ पे कुछ ऐसा ही बेसिक यूनिट्स लिखे हुए हैं, ध्यान से देखिए। जैसे कि लेंथ को मेजर करना है तो आप मीटर स्केल का इस्तेमाल करेंगे। लेंथ को अगर आपको, इफ यू हैव टू मेजर द लेंथ, देखिए लेंथ का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। ये कौन से यूनिट्स लिखे हुए हैं, ऐसा यूनिट। तो लेंथ का, ये लेंथ का लिखा हुआ है ना। अच्छा, तो देखो एक मीटर स्केल यहाँ पे बना हुआ है। ऐसी टाइम के लिए क्या होता है, सेकेंड क्लॉक बनी हुई है। ऐसी करंट के लिए क्या होता है, एम्पियर होता है। टेम्परेचर के लिए क्या होता है, केल्विन होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा, उसके लिए हम रिप्रेजेंट कर कौन सी यूनिट इस्तेमाल करते हैं, ऐसा यूनिट क्या होता है, मोल। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी, भाई जो रेड, मान के चलिए बल्ब जल रहा है, तो बल्ब जल रहा है तो लाइट आ रही है, लाइट की इंटेंसिटी क्या है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी यूनिट को, लाइट कितनी तेज है, लाइट कम है, लाइट की इंटेंसिटी, बल्ब कम जल रहा है तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, कम। बल्ब तेज जल रहा है तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है, ज्यादा। तो इस इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, कैंडेला से। और अगर वेट है तो उसको रिप्रेजेंट करते हैं मास को किससे, केजी से। चलिए इसको और भी बेहतरीन तरीके से समझते हैं, ध्यान से देखें। यहाँ पे लिखा है फंडामेंटल यूनिट्स। तो देखिए लेफ्ट साइड में जो लिखा है आपको दिख रहा है फिजिकल क्वांटिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल क्वांटिटी। देखिए ये 7 होते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का काउंट कितना होता है, जो बेसिक आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है वो कितनी होती है, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज जिसको आप मेजर करते हैं। जैसे कि आप हो सकता है किसी चीज का क्या कर रहे हो, लेंथ मेजर कर रहे हो, तो लेंथ के लिए जो यूनिट होगी वो कौन सी होती है, मीटर। उसका सिंबल क्या होता है, एम। दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, टाइम। टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड, एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अगला जो है वो है क्या, मास। जब आप किसी ऑब्जेक्ट का मास मेजर करते हैं तो केजी में, किलोग्राम में मेजर करते हैं, केजी से लिखते हैं। या फिर आप क्या कर रहे होंगे, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर। उसको किससे डिनोट करते हैं, ए से। अगला आपका फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन। किससे लिखते हैं, के से लिखते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, पदार्थ की मात्रा कितना है, तो उसको हम लिखते हैं किससे, मोल से। उसका शॉर्ट इसको डिनोट करते हैं तो ई नहीं लिखते हैं, ध्यान रखें। जब सिंबल लिखते हैं तो एमओएल लिखते हैं, जब पूरा लिखते हैं तो एमओएलई लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये 7th है, तो इसकी यूनिट क्या होती है, कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है, अभी बताया, लाइट की इंटेंसिटी को मेजर करना है तो हम जो वर्ड यूज करते हैं वो क्या होता है आपका, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। आई होप आपको ये 7 फिजिकल क्वांटिटी है ये बहुत ही क्लियर है। व्हाट आर दे, जल्दी से देखें ध्यान से, क्या है ये 7 क्वांटिटी। पहला क्या था आपका, लेंथ। दूसरा क्या था, टाइम। तीसरा मास, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये सब के सब क्या है, आपके फिजिकल क्वांटिटी हैं। और इन फिजिकल क्वांटिटी के जो पीछे लिखे जाने वाले हैं वो क्या कहलाते हैं, इसके यूनिट। तो ये क्या कहलाएंगे, इसके फंडामेंटल यूनिट। और ये क्या है आपकी फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होगी, लेंथ। लेंथ क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी। इसकी फंडामेंटल यूनिट क्या होगी, मीटर। जैसे अगला है टाइम। तो फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, टाइम। टाइम को मेजर करोगे तो यूनिट क्या लिखोगे, सेकंड, एस से लिखोगे। जब आप मास को मेजर करोगे तो मास की यूनिट क्या लिखोगे, केजी लिखोगे। जब आप इलेक्ट्रिक करंट को, जब आप इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करोगे तो उसकी यूनिट क्या लिखोगे आप, एम्पियर, ए से लिखेंगे। ठीक है। टेम्परेचर को के से लिखेंगे। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल से लिखेंगे। क्लियर है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किससे लिखते हैं, मोल। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखेंगे इसको। और जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है इसकी यूनिट आपको याद रखनी है, कैंडेला। क्या होती है,
ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट क्या होती है? कैंडेला। तो नेक्स्ट क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी की भाई जो यूनिट है वो हमारी क्या होती है? कैंडेला को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं? ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड में आपको दिख रहे हैं इन्हें हम क्या बोलते हैं? ये हैं हमारे फंडामेंटल क्वांटिटीज। व्हाट आर दे? फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिन्हें आप मेजर करने वाले हैं, जिन्हें आप मेजर करने वाले हैं। और जब आप मेजर करोगे तो लिखोगे, जैसे लेंथ मेजर किया तो आप लिखोगे 10 मीटर। तो 10 क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके पीछे इसकी यूनिट क्या लिखी है आपने? मीटर। तो जो पीछे लिखे जाने वाले ये जो दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? आपके फंडामेंटल यूनिट्स कहलाते हैं। ओके जी। नेक्स्ट हम देखेंगे तो एक तो होते हैं आपके फंडामेंटल यूनिट्स और दूसरे होते हैं आपके क्या? ड्राइव यूनिट्स। ठीक है। जो डिवीजन है, क्लासिफिकेशन है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। जो कि जब मेजरमेंट किया जाता है, जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का आप मेजरमेंट करते हैं तो उस मेजरमेंट का क्लासिफिकेशन सबसे पहले हम आते हैं किसमें? फंडामेंटल क्वांटिटीज में। फंडामेंटल क्वांटिटीज में करते हैं। ठीक है ना? फंडामेंटल क्वांटिटीज, और फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर जो बनता है उन्हें बोलते हैं क्या? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्या होते हैं वो? ड्राइव्ड क्वांटिटीज बोलते हैं उनको। ठीक है ना? और तीसरा एक कैटेगरी आता है, जो थर्ड इसमें आता है, वो आता है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। थर्ड क्या आता है इसमें? सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। ओके। अच्छा, ध्यान से देखेंगे। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं इसको हमने अभी लिस्ट डाउन किया था कि एक होता है भाई लेंथ होता है, दूसरा क्या होता है? मास होता है, टाइम होता है, अभी हमने ऊपर देखा था इसको। फिर क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है। फिर क्या होता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है। और ये क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। क्या होता है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ये there are 7 fundamental quantities: first, second, third, fourth, fifth, sixth, और एक और कौन छूटा? लेंथ, मास, टाइम, हाँ टेम्परेचर। एक और क्या होता है आपका? टेम्परेचर। चलो यहाँ लिख देते हैं इसको, टेम्परेचर। टेम्परेचर। अब ये तो क्या है आपकी क्वांटिटीज। इनके लिए जो पीछे लिखते हैं वो क्या कहलाते हैं? यूनिट्स कहलाते हैं। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, और फंडामेंटल की क्वांटिटी की जो यूनिट्स होते हैं उन्हें क्या बोलेंगे आप? फंडामेंटल यूनिट्स। Units which are used for the fundamental quantities are known as fundamental units. जैसे लेंथ का फंडामेंटल यूनिट क्या होगा? मीटर। लाइकवाइज मास का केजी, है ना? अच्छा, ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होते हैं? तो ये टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज क्या होता है? जैसे कि एरिया। एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो भाई एरिया में लेंथ, मतलब लेंथ के लिए कौन सी यूनिट होने वाली है इस्तेमाल? मीटर। और ब्रेड्थ, ब्रेड्थ भी तो एक प्रकार का लेंथ ही होता है, तो इसके लिए भी क्या लिखेंगे? मीटर। तो इसकी यूनिट क्या बनी? मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये फिजिकल क्वांटिटी है, सॉरी ये ड्राइव्ड क्वांटिटी है। ड्राइव्ड क्वांटिटी की जो यूनिट है वो क्या है? मीटर स्क्वायर। तो ये क्या कहलाएगी आपकी? ड्राइव्ड यूनिट। ये एरिया क्या कहलाएगा? ड्राइव्ड ड्राइव्ड क्वांटिटी। ऐसे होता है वॉल्यूम। नेक्स्ट क्या है आपका? वॉल्यूम। वॉल्यूम का क्या होता है फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ के लिए मीटर, इंटू ब्रेड्थ के लिए मीटर, हाइट भी किसमें लिखोगे? मीटर में। तो क्या बना? मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मीटर क्यूब। लाइकवाइज, है ना? अच्छा, इसको हम आगे देखते हैं ड्राइव क्वांटिटी को, फिर हम बात करेंगे किसकी? सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को। तो देखिए यहाँ पे जो ड्राइव यूनिट्स होते हैं, जो ड्राइव यूनिट्स होते हैं उसकी डेफिनेशन यहाँ लिखा है कि यूनिट्स विच आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देखिए एक दूसरे पर लिंक्ड करते हैं, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? ड्राइव यूनिट्स कहलाते हैं। जबकि फंडामेंटल यूनिट्स भी कैसे होते? ये कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। भाई लेंथ का मास से कोई लेना देना नहीं है, मास का टाइम से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है क्या? नो, दे आर नॉट डिपेंडेंट। दैट्स व्हाई दे आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। एक और ये डेफिनेशन भी होता है कि भाई फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, तो आप लिख सकते हो कि वो सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटी जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होती है बल्कि इंडिपेंडेंट होती है, वो क्या कहलाती है? आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज। लेकिन ये एक दूसरे पर डिपेंड होती है। कौन होती हैं? जैसे कि ड्राइव क्वांटिटीज, जैसे कि एरिया और वॉल्यूम।
देखो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या बन सकता है, इसमें एरिया बन सकता है। तो एरिया इंटू हाइट भी क्या हो सकता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो एरिया का डायमेंशन, एरिया के लिए यूनिट क्या लिखोगे, मीटर स्क्वायर, इंटू हाइट के लिए मीटर, तो भी क्या आने वाला है, मीटर का क्यूब ही आने वाला है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन क्या है, द यूनिट्स व्हिच आर नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, एक दूसरे पर डिपेंड करती है, वो क्या कहलाती है, ड्राइव यूनिट्स कहलाती है। और ठीक है, अच्छा आप देखेंगे ध्यान से, तीसरी जो है वो कैटेगरी क्या है, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज। इसमें हम लोग एंगल को कैलकुलेट करते हैं बेसिकली, किसको, एंगल को। और एक तो जो है ये 2D के लिए एंगल इस्तेमाल होता है, ठीक है ना, इसकी यूनिट हम लोग लिखते हैं क्या, रेडियन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, रेडियन लिखते हैं। एक 3D के लिए एंगल इस्तेमाल होता है, उसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। क्या होता है, सॉलिड एंगल, अभी बताने वाले हैं। तो 3D एंगल जो होता है इसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। क्या होती है, स्टेरेडियन। अभी ये क्या है रेडियन, क्या है स्टेरेडियन, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, चलिए अब हम आगे देखते हैं इसमें। भाई हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर रखा है कि भाई ड्राइव यूनिट्स क्या क्या होती है। तो देखो मैंने बताया एरिया, एरिया की यूनिट क्या होती है, स्क्वायर मीटर, ये लिखा है स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर, सिंबल क्या होता है ए। नेक्स्ट क्या है हमारा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की अच्छा यूनिट से आप इसको लिख सकते हैं, जैसे वॉल्यूम, अभी मैंने बताया वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर क्यूब। लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट करोगे तो एम इंटू एम करोगे तो क्या आएगी, मीटर क्यूब। तो मीटर मतलब किसकी यूनिट है, ये लेंथ की। तो इसको क्या लिखा जाएगा, एल की पावर 3। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एल का पावर क्यू, एल का पावर क्यू। अच्छा अभी डायमेंशनल फॉर्मूले को हम बताने वाले हैं अभी आपको, अभी सिर्फ आप यूनिट समझिए। ठीक है, अभी आप सिर्फ क्या समझेंगे, इसकी यूनिट क्या होता है, यूनिट से और सिंबल से। अच्छा डेंसिटी, देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो भाई मास, मास को क्या लिखेंगे, केजी, अपन वॉल्यूम को क्या लिखेंगे, मीटर क्यूब। तो यूनिट क्या बन गई, केजी पर मीटर क्यूब। तो देखो केजी पर मीटर क्यूब, इससे डी से लिखो या रो से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे स्पीड होता है, स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस को किस में लिखोगे, भाई डिस्टेंस मतलब लेंथ, डिस्टेंस मतलब लेंथ। तो लेंथ को किस में लिखोगे, मीटर में। अपॉन टाइम को किस में लिखोगे, सेकंड में। तो इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो देखो क्या लिखा है, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ऐसे देखिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी v अपॉन चेंज इन टाइम, तो dv बाय dt। चेंज, ये v क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकंड, अपॉन टाइम मतलब सेकंड, इस सेकंड का सेकंड से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये किसकी यूनिट हुई, एक्सेलरेशन की। लाइकवाइज प्रेशर को किससे लिखते हैं, पास्कल से लिखते हैं। प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। और इसकी यूनिट क्या होती है प्रेशर की, देखो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। और फोर्स, फोर्स क्या होता है, फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ इक्वल्स टू क्या पड़ा होगा, एम ए होता है, अपॉन ये क्या है, एरिया है। तो बताइए मास के लिए क्या लिखेंगे आप बताइए, मास के लिए लिखेंगे केजी। और एक्सेलरेशन के लिए अभी ऊपर पड़ा क्या पड़ा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अपॉन एरिया के लिए क्या लिखेंगे बताओ, मीटर स्क्वायर। एक मीटर से मीटर कट गया, ये मीटर कहाँ जाएगा ऊपर, और ये सेकंड स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा बताइए, किलोग्राम। मीटर को ऊपर ले जाओगे तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा केजी मीटर इनवर्स। और सेकंड को ऊपर ले जाओगे तो सेकंड की पावर माइनस। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अगला है हमारा क्या, फोर्स। तो देखिए फोर्स, फोर्स का तो यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। एफ, फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन होता है। ठीक है, और इसके लिए क्या लिखेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे निकल जाएगा फोर्स का फॉर्मूला, एम ए से निकल जाएगा, एफ इक्वल्स टू एम ए। एम ए के लिए क्या लिखेंगे, मास के लिए केजी, एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए यूनिट बन गया किलोग्राम, ये सेकंड स्क्वायर को ऊपर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकंड पावर माइनस, सेकंड पावर माइनस। ओके, लाइकवाइज अगला देखते हैं। अगला क्या है आपका, अभी इन फॉर्मूलों को आप ध्यान से देखें, फिर मैं सीधा यूनिट से आपको इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखाने
बताने वाला हूँ कि भाई इसका यूनिट देख के डायमेंशनल फॉर्मूला आपको कैसे लिखना है, और डायमेंशनल फॉर्मूला ही जो है आपको यहाँ पे मेनली सीखना है, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है किसी भी क्वांटिटी को समझने में, और आपके 12th के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, अच्छा तो देखिए ध्यान से यहाँ पे अगला है आपका एनर्जी। अच्छा, जो वर्क होता है, वर्क वर्क भी लिख सकते थे यहाँ पे। वर्क जो होता है, वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का भी मैंने आपको बताया, फोर्स का क्या होता है केजी मीटर सेकेंड पावर माइनस टू इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस मतलब मीटर। बताइए मीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर माइनस टू। तो जो वर्क का होता है वही किसका होता है, एनर्जी का होता है। वर्क और एनर्जी का सेम होता है, क्यों, जिनकी यूनिट सेम होती है उनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी क्या होते हैं, सेम। तो वर्क का यूनिट जूल होता है जी, और एनर्जी का यूनिट भी क्या होता है, जूल। तो अगर ये यूनिट जो है वर्क की है तो यही यूनिट किसकी होगी, एनर्जी की भी होगी, और एक्जैक्टली इनके डायमेंशनल फॉर्मूले भी क्या होंगे, सेम। अभी डायमेंशनल फॉर्मूले हम लिखेंगे तो कैसे सीखना है। अगला है आपका फ्रीक्वेंसी। देखिए फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है 1/टाइम पीरियड, 1/टाइम पीरियड। ठीक है ना। अब टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम पीरियड का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो सेकंड को ऊपर लाओगे तो क्या हो जाएगा, सेकंड पावर माइनस वन। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है, सेकंड इनवर्स, या उसी को लिखने के लिए क्या, हर्ट्ज। उसी को किससे लिखते हैं हम लोग, हर्ट्ज से लिखते हैं। एच जेड इसका सिंबल होता है, क्या होता है, एच जेड। नेक्स्ट है हमारा पावर। पावर का आपने पढ़ा होगा, पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट। पावर का यूनिट क्या होता है, वॉट होता है। पावर का जो है ऐसा यूनिट क्या होता है, वॉट। अच्छा, यहाँ से देखेंगे, हाँ अब देखिए ध्यान से, नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट है पावर। पावर के लिए हमने क्या बोला, वाट। तो P इक्वल्स टू होता है वी आई। P इक्वल्स टू क्या होता है, वी आई। और V इक्वल्स टू होता है W अपॉन क्यू। क्या होता है, W अपॉन क्यू, वर्क अपॉन चार्ज। क्या बनता है, वोल्ट बनता है, इंटू आई, इंटू आई। अब देखिए W का हमें पता है, अभी हमने पढ़ा था। W का यूनिट क्या होता है, जो एनर्जी का यूनिट होता है क्या होता है बताइए, केजी मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर माइनस टू अपॉन क्यू। चार्ज का होता है ए एम्पियर इंटू सेकेंड। चार्ज का यूनिट क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड बोलो, या उसी को कूलाम बोलते हैं, एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। और आई, आई मतलब एम्पियर, आई मतलब एम्पियर। ध्यान रखिए यहाँ पर ए क्या है, एम्पियर है। तो एम्पियर से एम्पियर क्या हो गया, कैंसिल, ये एस ऊपर जाएगा, पावर कितना हो जाएगा, -3। तो देखिए क्या बन गया आपका, केजी मीटर स्क्वायर, एस का पावर कितना हो गया, -3। एक्जैक्टली जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्या है, ये वाला हो गया। लाइकवाइज आप वोल्टेज का निकाल सकते हैं। वोल्टेज का निकालने का तरीका क्या है, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू लगाइए। आप क्या लगाइए, V इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय क्यू लगाइए। ध्यान से देखेंगे। अच्छा, वीडियो को पॉज करके जहां पे भी आपको फॉर्मूले की जरूरत है उसको आप नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है, देन आप उसको आगे प्रोसीड करेंगे। ध्यान रखें। अच्छा, वोल्टेज, वोल्टेज को लिखना है तो V इक्वल्स टू होता है W अपॉन क्यू, वर्क अपॉन चार्ज। तो V इक्वल्स टू, बताइए वर्क का जो एनर्जी का होता है क्या होता है, एनर्जी का किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड पावर -2 अपॉन क्यू। क्यू क्या है, चार्ज। चार्ज के लिए मैंने बताया क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो बताइए क्या हो जाएगा, इसके लिए एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाएगा। तो V के लिए क्या बनेगा, केजी मीटर स्क्वायर, सेकेंड एक ऊपर जाएगा, सेकेंड पावर -3, और एक ऊपर जाएंगे तो एक ही पावर -3। अच्छा, चार्ज के लिए मैंने बताया, चार्ज, चार्ज एक्चुअल में होता है, चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू होता है करेंट इंटू टाइम। Q इक्वल्स टू क्या होता है, करेंट इंटू टाइम। Q इक्वल्स टू होता है IT। तो I मतलब एम्पियर और टाइम के लिए सेकंड, इसलिए मैंने इसको दो जगह और पहले इस्तेमाल किया था। ठीक है, तो पता चला Q इक्वल्स टू क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकंड। तो ये आपके जो है, ये बेसिकली आपने पढ़े क्या, ड्राइव यूनिट्स। अब ड्राइव यूनिट से डायमेंशनल फॉर्मूला बनाना
बड़ा ही आसान है। 5 यूनिट से डायमेंशनल फॉर्मूला बढ़ाना बड़ा ही आसान है। देखते हैं कैसे। अच्छा, ध्यान से देखेंगे। जैसे जब भी आप डायमेंशनल फॉर्मूले को लिखते हैं तो देखिए बिल्कुल बेसिक से देखेंगे आप। सबसे पहला आता है एरिया। क्या आता है? एरिया। तो देखो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया इक्वल्स टू होता है सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो मीटर इंटू मीटर, यूनिट सर क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो देखिए जब भी आपको इसका क्या लिखना पड़े? डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या लिखना पड़े? डायमेंशनल फॉर्मूला। उसको लिखने का तरीका होता है कि सबसे पहले इसे बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं और जनरली इसको एम एल टी के फॉर्म में लिखते हैं, या फिर अगर जनरली तो मैक्सिमम जो है वो आपके एमएलटी में कवर हो जाते हैं। इसके अलावा अगर एम्पियर आता है तो एम्पियर लिखेंगे, कैंडला तो कैंडला मिलेगा, है ना। जो भी है, जो मोस्ट फ्रिक्वेंट है वो एमएलटी में ऑलमोस्ट आपके कवर हो जाते हैं। तो देखो इसमें बताइए, ये आपने लिखा मीटर स्क्वायर। क्या लिखा? मीटर। अच्छा, मीटर किसके लिए होता है? मीटर, मीटर मतलब लेंथ। मीटर किसका यूनिट होता है? लेंथ। तो लेंथ का स्क्वायर लिख सकते हैं भाई। मीटर स्क्वायर मतलब मीटर की जगह मैंने लिखा लेंथ का स्क्वायर। तो बताइए इसमें लेंथ एल की पावर कितना आना है? 2। मास इसमें आया क्या? कहीं पे नहीं आया, तो मास का पावर 0। टाइम आया क्या? नहीं आया, टाइम की पावर 0। दूसरा लिखते हैं वॉल्यूम। क्या लिखते हैं? वॉल्यूम। बताइए अभी मैंने सिखाया आपको वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। मीटर क्यूब मतलब, मीटर मतलब एल, लेंथ का यूनिट है तो इसकी पावर 3। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? एल क्यू हो गया। अगर आप एमएलटी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो एम एल जी। बताइए इसमें कहीं मास आया क्या? नहीं। ये एम का मतलब मास मत समझना, ये मीटर है। मास आया क्या? नहीं, तो उसकी पावर 0। लेंथ आया क्या? यस। कितने आया? लेंथ का पावर कितना है? 3। तो ये कितना हो गया? 3। टाइम आया क्या? नहीं आया, टाइम क्या हो गया? 0। ओके। जैसे थर्ड है आपका डेंसिटी। थर्ड क्या है आपका? डेंसिटी। तो बताइए डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। इसका यूनिट होता है केजी पर मीटर क्यूब। क्या होता है? केजी पर मीटर क्यूब। तो केजी मतलब क्या? मास का यूनिट है। तो देखिए इसमें मास आया। क्या आया इसमें? मास आया। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ध्यान से, अपॉन। क्या? अपॉन। अपॉन क्या है? मीटर क्यूब। मीटर मतलब लेंथ। लेंथ का यूनिट कितनी बार है? क्यूब। तो लेंथ पे कितना आएगा? पावर 3 आ जाएगा। लेंथ का पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब देखिए ध्यान से, आगे है, इसको सॉल्व कर देंगे तो देखिए एम एल का पावर 3 और टी, और क्या लिखेंगे इसको? टी लिखेंगे। मास आया, यस एक बार आया तो पावर 1। टाइम आया क्या? नहीं आया, तो टाइम का पावर क्या हो गया इसका? 0 हो गया। टाइम का पावर क्या हो गया इसका? 0 हो गया। ओके। हाँ, अब देखेंगे ध्यान से इसमें। जैसे नेक्स्ट है आपका स्पीड। नेक्स्ट क्या है आपका? स्पीड। स्पीड की यूनिट क्या पढ़ाई? मीटर पर सेकेंड। तो बताइए मीटर, मीटर मतलब लेंथ अपन सेकंड, सेकंड के लिए टाइम, सेकंड के लिए क्या लिखेंगे? टाइम। तो बताइए क्या हो जाएगा? एल टी का पावर -1। या तो सिर्फ आप इतना लिखिए, या एमएलटी के फॉर्म में लिखना है इसको तो आप क्या लिखेंगे? एम एल की पावर -1। यहाँ पे मास इस्तेमाल हुआ क्या? नहीं, मास की यूनिट क्या हो गई? 0। जैसे अगला लिखना है आपको एसेलरेशन। क्या है आपका? एसेलरेशन। भाई एसेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए मीटर के लिए क्या लिखेंगे आप? एल, और सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम, टाइम का स्क्वायर मतलब टाइम 2 बार आएगा। बताइए क्या हो गया? एल टी की पावर -2 हो गया। क्या हो गया ये? एल टी की पावर -2 हो गया। अब अगर इसको फुल लिखना है तो एम क्या हो जाएगा? 0। एल एक बार आया तो टी का पावर -2। अच्छा, एल पे 1 लिखने की जरूरत नहीं है, चाहे तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज एक लिखना है ना लिखना है, पावर फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चलिए और बताइए। इसमें एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया। हाँ, आगे क्या? चार्ज। क्या आता है आपका? इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज क्या बताया था? चार्ज का यूनिट होता है एम्पियर इंटू सेकेंड। चार्ज का यूनिट क्या होता है? एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। तो बताइए एम्पियर के लिए क्या लिखेंगे आप? एम्पियर के लिए आप लिखेंगे ए। एम्पियर के लिए क्या लिखेंगे आप? ए लिखेंगे। और उसके लिए एम्पियर के लिए क्या लिखेंगे?
ए लिखेंगे और टाइम के लिए क्या लिखेंगे टी। तो चार्ज का क्या हुआ एटी। अगर इसको आप एमएलटी के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, सपोज यू वांट टू राइट इन द फॉर्म ऑफ एमएलटी, तो बताइए इसको एमएलटी के फॉर्म में अगर आप लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे। ध्यान से देखें, एमएलटी के फॉर्म में अगर आपको लिखना है इसको, तो देखिए उसका लिखने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। तो भाई एम आया क्या, नहीं, एम जीरो। लेंथ आया क्या, नहीं, लेंथ जीरो। टाइम आया, यस आया। कितनी बार आया, एक बार आया। तो एक लिखो या ना लिखो। और ए मतलब एम्पियर, कितनी बार, एक बार। ठीक है, तो ऐसे जो है आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। आई होप आपको ये चीज़ें लिखना समझ में आ रहा होगा कि कैसे जो है इसमें हम लोग लिखते हैं किसी भी चीज़ का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला। चलिए अगली बात करते हैं हम लोग फोर्स की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं किसकी, फोर्स की। ठीक है, तो अगला क्या है आपका फोर्स। तो देखिए फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स की यूनिट क्या पढ़ा है आपको, न्यूटन। फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू ए। तो यूनिट क्या होती है इसकी, न्यूटन लिखो या मास का यूनिट केजी और मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अभी मैंने ये बताया था आपको यूनिट होता है। बताइए केजी के लिए क्या लिखेंगे, एम मास। मीटर के लिए क्या लिखेंगे, लेंथ अपॉन सेकंड स्क्वायर मतलब टाइम का स्क्वायर। सेकंड मतलब टाइम का स्क्वायर। बताइए क्या बन जाएगा ये, एम एल की पावर माइनस टू। एक एक लिखो या ना लिखो, बात तो बराबर है। अगला देखिए, फोर्स हो गया, डेंसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। अगला देखते हैं हम लोग वर्क का। इसका वर्क का, तो देखिए वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डी। फोर्स डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट। फोर्स के लिए देखिए, फोर्स के लिए क्या होता था, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम ए इंटू डी। देखिए मास, मास के लिए क्या लिखा है बताइए, मास का यूनिट क्या होता है, केजी। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है बताइए, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ, डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ के लिए। तो बताइए इसको आप लिखेंगे तो क्या, केजी के लिए क्या लिखेंगे, मास। मीटर के लिए क्या लिखेंगे, मीटर, मीटर। अच्छा, ये डिस्प्लेसमेंट के लिए यूनिट मीटर ही आएगा। तो मीटर इंटू मीटर क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर। और टाइम का स्क्वायर मतलब टी का पावर माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। अच्छा, ये वर्क का होता है, यही किसका होगा, एनर्जी का भी होगा। किसका होगा, एनर्जी का भी होगा। या फिर आप चाहें, या फिर आप चाहें तो इसको सीधा यूनिट से भी लिख सकते थे। कैसे लिख सकते थे बताइए यूनिट से। अभी मैंने देखिए आपको बताया था वर्क का यूनिट या एनर्जी का यूनिट। देखिए यहाँ पे देखिए बताया था आपको वर्क का या एनर्जी का यूनिट क्या होता है, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर माइनस टू। केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर माइनस टू। केजी मीटर स्क्वायर सेकंड पावर माइनस टू। यहाँ से भी आप सीधा लिख सकते हैं, चाहे वर्क का चाहे एनर्जी का। बताइए केजी का क्या होता है, मास, तो एम आएगा। मीटर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। सेकंड मतलब टाइम, तो टी का पावर माइनस। देखिए एक्जेक्टली सेम आ रहा है। तो वर्क का एनर्जी का दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, सेम। देखिए जिनकी यूनिट सेम होती है उनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं रिलेटिव डेंसिटी। नेक्स्ट हमारा क्या है, रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, ठीक है। ये रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ बॉडी, एक्सेप्ट मतलब जब आप किसी बॉडी की डेंसिटी का कंपैरिजन वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं, किससे, वाटर से। जैसे पानी, पानी की डेंसिटी और किसी बॉडी, जैसे कोई हार्ड बॉडी है और सॉलिड बॉडी है, उसकी डेंसिटी मतलब कितना सॉलिड है, उसके मॉलिक्यूल्स कितने पास पास हैं, पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास प्रेजेंट है, वो उसकी क्या है, डेंसिटी। तो जब आप किसी भी बॉडी की डेंसिटी को जब आप उसके वाटर की डेंसिटी से कंपेयर करते हैं तो उनका जो रेशियो है वो बनाता है क्या, रिलेटिव डेंसिटी। कि भाई वाटर के कंपैरिजन में बॉडी की डेंसिटी क्या है। तो देखिए डेंसिटी का फॉर्मूला, कोई भी डेंसिटी हो, किसी भी टाइप की डेंसिटी हो, डेंसिटी विल बी डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला ऐसा नहीं है कि वाटर की डेंसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला अलग हो जाएगा, उसके लिए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे डेंसिटी का मैंने अभी आपको पढ़ाया था ऊपर। तो डेंसिटी कैसे निकालते थे, देखो यहाँ पे अभी हमने आपको एक यूनिट बताया था डेंसिटी का। देखिए या मैंने निकलवाया भी है, डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। क्या होता है ये देखो, निकलवाया भी है, वैसे ही लिखा हुआ भी है सामने, है ना, एम एल क्यू टी का पावर जीरो। तो देखिए यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे क्या, एम एल क्यू टी का पावर जीरो।
यहाँ पे भी सेम आ जाएगा एम एल क्यूब टी का पावर 0। तो सेम है तो सेम से सेम कैंसिल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया सर, 1 आ गया क्या? तो 1 लिखना है क्या? नो, ये तो गलत हो जाएगा। 1 का मतलब है पूरा कैंसिल हो गया, तो ना ही इसमें मास है, तो मास का पावर 0, लेंथ का पावर 0, टाइम का पावर 0, ये 1 का मतलब होता है। ठीक है ना? तो रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्या हो गया ये? यूनिटलेस क्वांटिटी है, इसलिए इसकी कोई यूनिट भी नहीं होती, क्योंकि देखो ना, ये डेंसिटी अपॉन डेंसिटी सेम चीजों का रेशियो है, जिसकी कोई यूनिट भी नहीं होगी। तो जिस क्वांटिटी की यूनिट नहीं होती है उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, चलिए मूव टू द नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम पढ़ते हैं मोमेंटम। नेक्स्ट नंबर किसका है हमारा? मोमेंटम। तो देखिए मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम को पी से लिखते हैं। पी इक्वल्स टू होता है आपका मास इंटू वेलोसिटी, पी इक्वल्स टू एम वी। मोमेंटम को पी से लिखते हैं, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। तो देखिए मास, मास के लिए केजी और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड। तो सबसे पहले तो आपको यूनिट पता चला, फटाक से लिख दो यूनिट्स डायमेंशनल फॉर्मूला। बताइए केजी की जगह क्या आएगा? एम मास। मीटर की जगह क्या आएगा? एल। और सेकंड की जगह क्या आएगा? टी। क्या आएगा? टी। तो सबका पावर क्या होता है? 1/1। ठीक है ना? ओके, देखिए मास को हम लोग क्या करते हैं, मास को हम लोग m से रिप्रेजेंट करते हैं, लेंथ को हम लोग l से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम को हम लोग t से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना? अभी मैंने ये सारे सिंबल आपको बता दिए थे। ठीक है, अच्छा अब आपका नंबर आता है इम्पल्स का। नेक्स्ट किसका देखते हैं हम लोग? इम्पल्स का, कि भाई इम्पल्स का क्या होता है। तो इम्पल्स बराबर होता है फोर्स इंटू टाइम। क्या होता है? फोर्स इंटू टाइम। फिर वही बात, फोर्स के लिए फोर्स का फॉर्मूला मैंने सीखा था, क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। और वेलोसिटी के लिए, सॉरी टाइम के लिए क्या होता है? टी। टाइम के लिए क्या होता है? टी। बताइए टी कितना बचा? पावर 1। क्या हो जाएगा? एम एल टी का पावर -1। ये क्या हो गया इसका? डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका? इम्पल्स का हो गया। अगली बात करेंगे हम किसके लिए? टॉर्क के लिए। टॉर्क, तो देखिए टॉर्क के लिए टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स के लिए तो यही रहने वाला है, क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। एम एल टी माइनस टू। और डिस्टेंस के लिए क्या लिखोगे? एल। डिस्टेंस के लिए क्या आएगा? एल। तो क्या हो जाता है? एम एल स्क्वायर टी का पावर -2। क्या होता है? टी का पावर -2 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब इसी में ये हमने पढ़ लिया। अब इसी में हम देखते हैं अगला, जैसे कि पावर का क्या होता है। पावर, देखिए पावर इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम। पावर इक्वल्स टू क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम, कि भाई कितना काम कितने समय में आप करते हैं। तो वर्क का तो आपको आता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। क्या होता है? एम एल स्क्वायर टी माइनस एम एल स्क्वायर टी माइनस टू। ठीक है, अच्छा अब टाइम, टाइम के लिए क्या लिखेंगे बताइए? टाइम के लिए सर टी लिखेंगे, और क्या लिखेंगे? तो बताइए क्या बन जाएगा इसका? ये बन जाएगा एम एल स्क्वायर टी का पावर -1। ये किसका बन गया सर? पावर का बन गया सर। किसका बन गया? पावर का। अच्छा ध्यान से देखेंगे। अब हमें देखना है, अगला है हमारा प्रेशर का। प्रेशर का हालांकि मैं बता चुका हूँ आपका यूनिट वगैरह। तो प्रेशर का क्या होता था? फोर्स अपॉन एरिया। तो सीधा हम यूनिट से लिख सकते हैं क्या? यस, हम आप यूनिट से भी लिख सकते हैं, या अदरवाइज प्रेशर इक्वल्स टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो बताइए फोर्स के लिए क्या लिखेंगे? फोर्स के लिए लिखेंगे सर न्यूटन अपॉन, एक एरिया के लिए क्या लिखेंगे? एरिया मतलब बताइए, अच्छा या सीधा डायमेंशनल फॉर्मूला लिखें। तो फोर्स का क्या होता है? एम एल, सॉरी एम एल टी माइनस टू। और क्या होता है? एम एल टी माइनस टू, जीरो नहीं है यहाँ पे। क्या होता है? एम एल टी माइनस टू। ओके, एम एल टी माइनस टू अपॉन एरिया के लिए क्या लिखेंगे? एल स्क्वायर। एक एल से एल कैंसिल। बताइए क्या बना? एम एल इनवर्स टी का पावर -2। एम एल इनवर्स टी का पावर -2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। देखें जरा, नेक्स्ट है हमारा
प्रेशर हो गया, पावर हो गया, इम्पल्स हो गया, है ना। अच्छा, और हमने उसमें क्या क्या लिखा था एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, अ, ये जो डायमेंशनल फॉर्मूले हैं इनको आप जो है नोट डाउन करते चलें। ठीक है, ध्यान से जो है इनको नोट डाउन करते चलें। ठीक है, चलिए अगला आता है यहाँ एंगल। क्या आता है, एंगल भी हो सकता है। एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क अपॉन रेडियस, तो देखिए ये मैच टाई हो गया। आर्क में क्या होता है, एक प्रकार का लेंथ होता है, उसके लिए क्या लिखोगे, एल लिखोगे। और रेडियस के लिए भी क्या लिखोगे, एल, क्योंकि रेडियस भी क्या है, लेंथ ही होता है। एल से एल कैंसिल, मतलब क्या बन गया बताओ, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। क्या है बताइए, यूनिटलेस क्वांटिटी है। क्या है ये, यूनिटलेस क्वांटिटी। अच्छा, फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट क्या होता है आपका, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी बताया था क्या होता है, 1 बाई टाइम पीरियड। क्या होता था, सेकंड इनवर्स। सेकंड के लिए क्या लिखोगे, टी का पावर -1, ऐसा लिखो। या फिर अगर एमएलटी के फॉर्म में लिखना है तो क्या लिखेंगे, एम जीरो एल जीरो टी का पावर -1। ये किसका हो गया, आपका फ्रीक्वेंसी का हो गया। किसका हो गया आपके लिए, फ्रीक्वेंसी का हो गया। ठीक है, अच्छा अब हम देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट इसको नोट डाउन करते चले आप लोग, ध्यान से आप लोग इसको नोट डाउन करते चले पहले, और समझते चले साथ साथ। ठीक है, इसका जो है एक लिस्ट बन जाएगा आपके पास, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। चलिए अब हमारा नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हम आता है इसमें एंगुलर वेलोसिटी। नेक्स्ट किसका देखते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी एक्चुअल में इसका लिस्ट, ये कोई ड्राइव क्वांटिटीज जो होती हैं ये अनलिमिटेड है। ये जितना भी पढ़ो उतना कम है, क्योंकि भाई फंडामेंटल क्वांटिटीज तो 7 होते हैं, लेकिन इनका कोई काउंट फिक्स नहीं है। ठीक है ना, तो ये तो मतलब है ना, अनकाउंटेबल है। अगला है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंगुलर फॉर्मूला होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, अब देखेंगे इसको। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या हो गई, डिस्प्लेसमेंट मतलब आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या होगा, एक प्रकार का यूनिट क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लेंथ ही हो जाएगा। और टाइम मतलब सेकंड, टाइम मतलब सेकंड। तो सेकंड के लिए सॉरी क्या लिखेंगे, टी। सेकंड के लिए क्या लिखेंगे, टी। तो बताइए क्या बना, एल टी पावर -1। एल टी पावर -1, अगर एम एल टी में लिखोगे तो आप उसको लिख सकते हो कि भाई एम जीरो है, बाकी एल ये है और जीरो। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं अगला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। किसका देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी इनर्शिया क्या है, इसके बारे में आपको अभी जानना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। मास के लिए क्या लिखोगे बताओ, m, डिस्टेंस का स्क्वायर मतलब l का स्क्वायर। टाइम आया क्या, नहीं, तो सीधा हो गया l जीरो। ओके, नेक्स्ट होता है आपका स्ट्रेस। नेक्स्ट वन इज व्हाट, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। तो बताइए फोर्स के लिए तो आपने पढ़ा हुआ है, फोर्स कोई भी हो एम एल टी -2 ही होगा सर। और एरिया के लिए क्या लिखोगे, एल स्क्वायर। एक एल से एल कट गया, बताइए क्या बनेगा, एम ए एल ऊपर आएगा तो एल इनवर्स टी का पावर -2 आ जाएगा। ठीक है, अगला होता है स्ट्रेन का। किसके लिए होता है, स्ट्रेन। तो देखिए स्ट्रेन के लिए क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। क्या है आपका, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। देखो यहाँ पे ध्यान से, चेंज इन लेंथ मतलब क्या होगा, कोई लेंथ ही होगा। और ओरिजिनल लेंथ मतलब लेंथ ही होगा, मतलब क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो इसका क्या बनेगा, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। ठीक है, जब सेम क्वांटिटी है, जैसे कि हमने और भी इससे पहले देखा था, एंगल के लिए हमने देखा था, है ना, एंगल आया था, आया था कि नहीं आया था,
लाइकवाइज क्या है, स्ट्रेन, क्योंकि ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, जब कैंसिल हो जाएगा तो इसका कोई यूनिट भी नहीं होता, कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता, जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है, m0 l0 t0, मतलब यूनिटलेस क्वांटिटीज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, m0 l0 और t0 होता है। ओके, अच्छा अगला है आपका सरफेस टेंशन। क्या होता है, सरफेस टेंशन। तो देखिए भाई, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ होता है इसका फॉर्मूला। तो फोर्स के लिए क्या लिखोगे बताओ, एम एल ची माइनस टू लिखेंगे, अपॉन लेंथ के लिए क्या लिखोगे, एल ही लिखोगे, और क्या लिखोगे, तो एल से एल कैंसिल, बताइए क्या बचा, एल की पावर क्या हो गया यहाँ पे, जीरो, एम एल जीरो हो गया, टी का पावर माइनस टू। चलो भाई मजा आ गया, सरफेस टेंशन का भी पढ़ लिया आपने। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, एक्चुअल में ये तो अनलिमिटेड है, ठीक है ना, इनको आप जितना पढ़ें उतना कम है, ठीक है ना। कुछ और वैसे जो जितने भी इम्पोर्टेंट टर्म्स थे वो मैंने सारे कवर किए हैं, कुछ एक और है उन्हें भी अपन कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इनको कैसे करना है भाई। ठीक है, देखो अगला है आपका, अच्छा इनको जितना भी है इनको लिस्ट डाउन जरूर करते चले आप, ठीक है, लिस्ट डाउन करते चले, साथ में इनका फॉर्मूला लिखते चले, ठीक है, ताकि जब आप इनको एक साथ लिख के पढ़ेंगे तो आपको जो है आसानी होने वाली है। और इनको रटने की कोशिश गलती से भी मत करना, रट्टाफिकेशन में जो भी आप माहिर हैं वो सब थोड़ा सा प्लीज अवॉइड करें, ठीक है, रटने की कोशिश यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे रटना अलाउ नहीं है। ओके, कि भाई ये ऐसी चीजें है ना कि जिनको आप, जिस बच्चे को फॉर्मूला आता है, फॉर्मूले से जो उसका यूनिट निकालना आता है, या तो आपको यूनिट आना चाहिए या तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। इसलिए मैं देखो दोनों तरीके से आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ यूनिट से ही बता रहा हूँ, मैं जब बता रहा हूँ तो आपको फॉर्मूला भी लिख दे रहा हूँ, साथ में उसका फिर यूनिट भी लिख देता हूँ, ताकि आप किसी भी स्टेप पे फंसे ना, है ना, एग्जाम में बैठ के आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए, अगला है आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या है आपका, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है भाई, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट मतलब कैपिटल जी के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, कैपिटल जी के बारे में बात हो रही है। तो देखो भाई, कैपिटल जी का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर अपॉन m1 m2। ठीक है, अभी इस फॉर्मूले के बारे में आप टेंशन ना लें, क्योंकि आप अभी इसका ये बेसिक्स पढ़ रहे हैं, अभी मैं सिर्फ आपको फॉर्मूले से ही बता सकता हूँ, ये फॉर्मूला तो आपको आगे वाले चैप्टर में मिलने वाला है। ठीक है, तो बताइए फोर्स के लिए जल्दी से बताओ सर, सीखा है एम एल टी माइनस टू लिखना है, डिस्टेंस के लिए सर लेंथ ही लिखा जाएगा तो एल का स्क्वायर आ जाएगा, और सर इसके लिए तो मास के लिए तो एम, तो एम टू भी मास ही है तो एम इंटू एम कर देंगे सर, एम इंटू एम, तो एक एम से एम कट जाएगा, एक एम ऊपर जाएगा, जल्दी से बता दो क्या हो गया, एम की पावर सर -1 आ गया। तो देखो सर इधर एल स्क्वायर था, इधर एक एल, तो एल की पावर क्या हो गया सर, 3 हो गया, टी का पावर क्या हो गया सर, -2 हो गया। वेरी गुड, ये आपका सही फॉर्मूला आ गया। ठीक है, अगला है आपका फोर्स कांस्टेंट। नेक्स्ट इज व्हाट, फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट। तो फोर्स कांस्टेंट क्या होता है आपका, फोर्स अपॉन इंक्रीज इन लेंथ, फोर्स अपॉन इंक्रीज इन लेंथ। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इंक्रीज इन लेंथ। तो देखिए फोर्स मतलब एफ, लेंथ मतलब एल। तो देखिए फोर्स के लिए क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है सर, और लेंथ के लिए तो एल ही होता है, एल से एल क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो सर क्या आ गया जल्दी से बता दो, एम आ गया, एल तो सर जीरो हो गया क्योंकि वो तो शहीद हो गया, और टी के पावर क्या हो गया, -2 हो गया। ओके, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया। एक और देख, एनर्जी का मैंने बता ही दिया है, एक्सेलरेशन का बता दिया है, ठीक है ना। तो आपकी जितने हो सकते थे, जितने आपके लिए जरूरी है पढ़ना, वो सारे मैंने कवर करा दिए हैं, और बाकी लिस्ट तो इस बहुत ही काफी लंबी है, ठीक है ना। तो आपको अगर फॉर्मूला आता है, यूनिट आता है, तो भैया बनाते जाइए, इसको लिस्ट अप करते जाइए, जितना भी आप बना सकते हैं, वो फिर आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। बट आई होप ये आपको समझ में आया। अच्छा एक और चीज, एक बार जिन बच्चों को थोड़ा सा समझने में दिक्कत जा रहा है उसके लिए देखो मैं थोड़ा सा बेसिक्स और बता दूं। अभी मैंने हालांकि सारी चीजें बता दी है,
जिनको समझ में नहीं आ रहा है उनको एक चीज और देखे, वो बच्चे ध्यान से देखे यहाँ पे, जिनको अगर ये समझने में दिक्कत गया है या अभी फर्स्ट टाइमर जो है उन्हें पढ़ने में हो सकता है थोड़ा सा दिक्कत जाए, अदरवाइज वैसे होना नहीं चाहिए, ठीक है ना। हाँ, वो ये जरूर नोट कर लें, वो जो मैंने बेसिक जो सबसे पहले आपको चार्ट बताया था कि भाई यूनिट क्या होता है किसका, है ना, वो चार्ट आप प्रिपेयर करें तरीके से सबसे पहले तो, और वो ये जरूर देखें ध्यान से जो मैं बताने वाला हूँ अभी, देखें ध्यान से यहाँ पे क्या मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिए जस्ट सेकेंड ओनली। हाँ, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे आपको मास का लिखना है तो मास के लिए हम एम को कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है ना। और जैसे आपको लेंथ का लिखना है, क्या लिखना है, लेंथ का लिखना है, तो लेंथ के लिए हम लोग एल को ऐसे लिखते हैं। अगर टाइम को लिखना है तो टाइम को हम लोग कैसे लिखते हैं, टी से लिखते हैं, ठीक है ना। जैसे आपको टेम्परेचर से लिखना, टेम्परेचर लिखना है तो टेम्परेचर को हम लोग थीटा से लिखते हैं, ठीक, किससे लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं, ठीक है ना। या थीटा से लिखते हैं या के फॉर केल्विन जनरली इस्तेमाल करते हैं इसको, ठीक है ना। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को लिखना है, किसको लिखना है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मतलब मोल के लिए बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की जब बात की जाएगी मोल के लिए तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एमओएल से। जब ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात की जाती है, जब ल्यूमिनस इंटेंसिटी की बात की जाती है तो उसको हम लोग कैंडेला सीवी से लिखते हैं, ठीक है ना। और अगर एम्पियर है आपका, करंट के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको हम लोग ए से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, ए से लिखते हैं। ये बेसिक चीजें आपको याद रखना है, फॉर्मूले बनाते जाना, फटाफट जो है आपसे फॉर्मूले बन जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, चलिए अब इसमें हमने पढ़ा था कि भाई एक तो होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, फिर होता है ड्राइव क्वांटिटीज, और उसके बेस पे हमने पढ़ा है क्या, डायमेंशनल फॉर्मूले। अच्छा, डायमेंशनल फॉर्मूले में एक टर्म आता है डायमेंशन, भाई डायमेंशन क्या होता है। तो देखिए डायमेंशन टर्म को हम लोग ध्यान से समझेंगे यहाँ पे कि भाई डायमेंशन का मतलब क्या होता है। कि वीडियो को पॉज करके आप इसको लिस्ट डाउन करें, और एक बार ये जो मैंने अभी बताया इसको लिस्ट डाउन करने के बाद एक बार फिर से ये फॉर्मूला जो है आप नाम लिखें और खुद से बनाने की कोशिश करें, खुद से बनाने की कोशिश करें। अच्छा, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। देखो डायमेंशन क्या है सर, डायमेंशन, डायमेंशन क्या होता है, जैसे आपने आपने बात किया एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला होता है सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो सर इसके लिए मीटर इंटू मीटर, मतलब आप बोलेंगे सर मीटर स्क्वायर आ गया, यूनिट यूनिट क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। तो सर इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या बना होता है, ये मीटर स्क्वायर आया मतलब एल का स्क्वायर, मीटर मतलब एल का स्क्वायर आया। बताइए एम है क्या, नहीं, लेंथ है जी, इसका पावर 2, टाइम है क्या, 0, नहीं। तो बताइए ये डायमेंशन है कि भाई एरिया में मास का डायमेंशन क्या है, 0, लेंथ का डायमेंशन क्या है, 2, मतलब लेंथ जो है दो बार टर्म इस्तेमाल हुआ है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या हो गया, जो पावर लिखी है एक्चुअल में पावर को हम लोग बोलते हैं क्या, डायमेंशन, पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन बोलते हैं। टाइम का डायमेंशन क्या है एरिया में, 0। एक और, जैसे कि हम बात कर रहे हैं वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है सर, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है सर। तो इसका यूनिट होता है मीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब मतलब सर एल का क्यूब, एल का क्यूब मतलब इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखेंगे, m0 l क्यूब t0। तो सर वॉल्यूम में ना मास का डायमेंशन क्या है, 0, लेंथ का डायमेंशन 3 और टाइम का डायमेंशन 0। तो जो पावर्स होती है, जो पावर्स होती हैं किसी भी डायमेंशन फॉर्मूले में, जो पावर्स होती हैं वो उसकी डायमेंशन कहलाती है, क्या कहलाती है, उसकी डायमेंशन कहलाती है। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स के बारे में बात करते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में हमारा फर्स्ट आता है क्या, एंगल। तो एंगल क्या होता है, एंगल क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है कि अगर ये पॉइंट है, लेट्स से यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि मान के चलो यहाँ पर एक जो पॉइंट है रेड कलर में, यहाँ से ये मान के चलो यहाँ तक की क्या है, एक रेडियस है आर्क, और यहाँ से आपने यहाँ से यहाँ तक गए आर्क खींचा, क्या खींचा, एक आर्क खींचा, और फिर उस पॉइंट को आपने यहाँ मिला दिया, तो ये जो बीच का जो एंगल है ये वाला, इसको हमने बोला क्या है, ये थीटा। तो एंगल थीटा इक्वल्स टू होता है, ये होता है आर्क अपॉन रेडियस, क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। मतलब सर जो आर्क का लेंथ, जैसे यहाँ ए पॉइंट है ये पॉइंट बी है, तो ए बी का लेंथ लिखेंगे
अपॉन रेडियस, रेडियस का लेंथ जितना है वो रेडियस लिखेंगे, ये आपका क्या बना के देगी, एंगल। ये जो एंगल वर्ड है ये टू डायमेंशनल चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका यूनिट क्या होता है, रेडियन। क्या होता है, रेडियन। एक्चुअल में एंगल जो आप पढ़ते हैं वो डिग्री में पढ़ते हैं, वो किस में पढ़ते हैं, डिग्री में, लेकिन ये किस में है, रेडियन में होता है। जैसे कि आपको पता है कि भाई रेडियन का मतलब क्या होता है, जैसे पाई रेडियन है तो पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, ये रेडियन में है, ये किस में है, डिग्री में। बात एक ही हो रही है, चाहे आप पाई रेडियन बोलो चाहे 180 डिग्री। जैसे 2 पाई का मतलब कितना होता है, पाई का मतलब 180, तो पाई का 2 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा, 360 आएगा। कितना आएगा, 360। तो डिग्री में बोलो या रेडियन में, तो ऐसा यूनिट क्या होता है एंगल का, रेडियन होता है। तो प्रैक्टिकली तो जैसे आप बोलेंगे कि टेम्परेचर, टेम्परेचर जो आप न्यूज में सुनते हैं, अपने चारों में सुनते हैं, उसको सेल्सियस में सुनते हैं क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल यूनिट है। बट जो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट तो सेल्सियस नहीं होता, ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन। तो सर एंगल का यूनिट ऐसे, ऐसा यूनिट क्या होता है एंगल का, रेडियन होता है। लेकिन जो ज्यादातर इस्तेमाल होता है वो किसमें होता है, डिग्री में। तो आपको रिलेशन बस पता होना चाहिए। क्लियर है क्या, जी। तो 1 रेडियन इज डिफाइंड एज द एंगल सबटेंडेड फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल से एंगल सबटेंड करना जो कि इंटरसेप्ट करता है इक्वल आर्क इन लेंथ टू द रेडियस ऑफ सर्कल। ये जो लेंथ ऑफ आर्क है ये किसके इक्वल होती है, आपकी रेडियस की। तो सीधी सी बात है कि भाई सर्कल के सेंटर से एक आर्क सबटेंड करो, तो जो आर्क उस सेंटर पॉइंट पे जो एंगल बना रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। ओके। अच्छा, ये 2D के लिए इस्तेमाल होता है, इसका यूनिट क्या होता है, ऐसा यूनिट रेडियन होता है। एक ऐसा ही होता है, अब पढ़ते हैं किसके बारे में, सॉलिड एंगल के बारे में। तो देखिए सॉलिड एंगल क्या है, ये सॉलिड एंगल क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। सॉलिड एंगल का मतलब है कि जैसे एंगल को डिफाइन किया आपने सर्कल में, ठीक है ना, सर्कल में, सर्कल में क्या डिफाइन होता है आपका, एंगल। क्योंकि सर्कल कैसा होता है, 2 डायमेंशन होता है, 2D होता है। लेकिन अगर एक स्फीयर की बात करें, किसकी बात करें, स्फीयर, गोला, तो स्फीयर जैसे तरबूज, स्फीयर जैसे तरबूज या कोई भी एक स्फीयर है, तो उस पूरे स्फीयर का एक छोटा सा हिस्सा उसके सेंटर पे क्या एंगल बना रहा है। मान के चलिए यहाँ पर कोई ये स्फीयर है तो इधर भी होगा और इधर भी होगा, ऐसा करिए, ऐसे भी होगा ऐसे भी होगा। तो इसका छोटा सा ये जो सरफेस है, इस स्फीयर का जो छोटा सा सरफेस है, इसका छोटा सा एरिया क्या मान लिया, डी ए। पूरा एरिया ए, छोटे से एरिया को क्या लिखा, डी ए। ये इसके सेंटर पे, इधर सेंटर पे मान के चलिए जो एंगल बना रहा है, इसको ऐसे ओमेगा से लिखते हैं। तो ये जो एंगल बना रहा है, या छोटा सा एंगल तो डी ओमेगा से बना रहे हैं, तो ये होता है, ये क्या होता है, ये डी ओमेगा इक्वल्स टू होता है डी ए अपॉन आर। इसकी रेडियस क्या है, आर, तो आर का स्क्वायर, मतलब एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। सीधा सा बोलिए क्या होता है सर इसका फॉर्मूला, सॉलिड एंगल इक्वल्स टू क्या होता है, एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। ये ध्यान से यहाँ पे चलिए। अब तो सॉलिड एंगल में हम पढ़ते हैं क्या, कि जैसे आपको दिख रहा है कि ये एक स्फीयर है, ये क्या है, एक स्फीयर दिख रहा है आपको, ये पूरा स्फीयर है। इसका एक छोटा सा सरफेस दिख रहा है, क्या है, डी ए। क्या है आपका, डी ए मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ सरफेस। इसका रेडियस कितना है, एक छोटा सा ये सरफेस एरिया। इसके सेंटर पे ये जो ऐसा स्फेरिकल एंगल बना रहा है, कैसा एंगल बना रहा है, स्फेरिकल एंगल बना रहा है। मतलब जो एंगल बना रहा है उसको हमने क्या बोला, डी ओमेगा। तो बताइए सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या है, डी ओमेगा इक्वल टू छोटा सा एरिया डी ए अपॉन रेडियस का स्क्वायर। अब बताइए डी ए का वैल्यू क्या होगा, सरफेस है स्फीयर के लिए क्या होगा, एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो बताइए यहाँ से डी ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से सर डी ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 4 पाई। यहाँ से डी ओमेगा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 पाई। पाई का वैल्यू अगर आप 180 रखोगे उसका वैल्यू कितना मिलता है, 720 डिग्री। तो डिग्री में 720 और पाई में, रेडियन में बात करेंगे तो इसका वैल्यू कितना होता है, 4 पाई। और इसका यूनिट क्या होता है, स्टेरेडियन। तो 4 पाई स्टेरेडियन को एस आर से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, एस आर से। फिर से सुनिए एक बार। तो जब कोई स्फेरिकल सरफेस होता है तो उसका एक छोटा सा हिस्सा उसके सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड एंगल बोलते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 4 पाई स्टेरेडियन होती है। और मतलब स्टेरेडियन क्या है, इसका यूनिट है। और डिग्री में बात करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है, 720 होता है। ठीक है, चलिए
अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं नीड ऑफ यूनिट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। ये जो यूनिट आप इस्तेमाल करते हैं इसकी क्या जरूरत है और इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए, तो ध्यान से देखें यहाँ पे। यूनिट शुड बी एक्सेप्टेड इंटरनेशनली। भाई ऐसा नहीं है कि जो यूनिट आप अपने यहाँ इस्तेमाल कर रहे हो तो वो आप किसी दूसरी कंट्री में जाओगे तो वो यूनिट एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। जो यूनिट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक होना चाहिए, है ना। जैसे एक लैंग्वेज बनाई गई कॉमन कि भाई सभी लोगों को, जैसे एक कॉमन लैंग्वेज क्या है, जो इंग्लिश है वो हर कंट्री में लोग समझेंगे क्योंकि हर एक कंट्री में अपनी अपनी रीजनल लैंग्वेज है, कहीं हिंदी चलती है तो कहीं कुछ चलता है कहीं चलता है, लेकिन एक कॉमन मोड बनाया गया। ऐसे ही वो यूनिट कैसा होना चाहिए, कॉमन है मतलब वो एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए जो हर कंट्री में वैलिड होना चाहिए। और उस यूनिट को टाइम के साथ वेरी नहीं करना चाहिए, कि ऐसा नहीं है कि अभी टाइम कुछ है तो यूनिट कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं और टाइम अगर नाइट का है तो कुछ यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं, या टाइम कुछ अलग चेंज हो गया विंटर में है तो अलग यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, कन्वीनियंट साइज में होना चाहिए। जैसे केजी है तो शॉर्ट शॉर्ट में आप इसको लिख सकते हैं, इजीली मीटर है इसको लिख सकते हैं, एम्पियर है ऐसे लिख सकते हैं। तो कन्वीनियंट साइज में होना चाहिए ताकि यूज करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इसको इजीली कम, अगला है इजी कंपेयर विद अदर यूनिट। अब यूनिट ऐसा होना चाहिए जिसका कंपैरिजन यू कैन मेक विद अदर यूनिट आल्सो। जैसे आप बोलेंगे 1 केजी तो आप इसको ग्राम में कंपेयर कर सकते हैं, यस वी कैन। 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम। तो देखो किलोग्राम को आपने ग्राम में कन्वर्ट कर दिया। आप ऐसे ग्राम को और छोटी यूनिट में कंपेयर कर सकते हैं, यस और इट शुड बी प्रॉपर्ली डिफाइंड। ये प्रॉपर्ली डिफाइन होना चाहिए। जैसे कि 1 मीटर है तो ऐसा नहीं कि एक शॉप पे 1 मीटर का मतलब अलग होता है, दूसरी शॉप पे मीटर का स्केल चेंज हो गया। जो 1 मीटर है वो एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, एक स्टैंडर्ड स्केल है। जो 1 केजी है वो एक स्टैंडर्ड स्केल है, यस और नो, यस। इट कैन बी रिप्रोड्यूस इजीली। इसको आप रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, आप जैसे लेंथ के बारे में बात करें तो जैसे मिलीमीटर है तो मिलीमीटर से आप सेंटीमीटर में जा सकते हैं, सेंटीमीटर से आप मीटर में जा सकते हैं, मीटर से आप किलोमीटर में जा सकते हैं, है ना। ऐसे आप फर्दर रिप्रोड्यूस कर सकते हो। एंड नेक्स्ट इज सेवंथ है बी इजी टू मेजर थिंग्स। उससे आप आसानी से चीजों को मेजर कर सकते हैं, ऐसे इसके स्किल होना चाहिए। And last one is it should not be affected by temperature and pressure. Units should not be affected by temperature and pressure. तो ये जो एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है कि भाई आपसे कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द नीड ऑफ यूनिट एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिट। सो यू हैव टू राइट दिस आंसर क्लियरली कि भाई यूनिट कैसा होना चाहिए। फर्स्ट वन इज इट शुड बी इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, इट शुड नॉट वेरी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के हिसाब से ये चेंज नहीं होना चाहिए, कन्वीनियंट साइज में होना चाहिए, इसको इजीली हम कंपेयर कर सकें, इट कैन बी इजी टू कंपेयर विद अदर यूनिट्स, और इसको प्रॉपर डिफाइन होना चाहिए, इसको हम इजीली रिप्रोड्यूस कर सकें और इससे हम आसानी से चीजों को मेजर कर सकें। ये सब जो है। हाँ, तो लास्ट वन इसका है इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर का इसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, चलिए। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। इस लेक्चर में हमने मेजरमेंट को बेसिक से सीखा। मेजरमेंट्स में किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, न्यूमेरिकल वैल्यू और उसकी यूनिट। यूनिट क्या है, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल क्वांटिटीज, पर ड्राइव क्वांटिटीज, फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। उन जो क्वांटिटीज की यूनिट है वो फंडामेंटल क्वांटिटी की यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, ड्राइव क्वांटिटी की यूनिट, ड्राइव यूनिट, और सप्लीमेंट्री जो क्वांटिटीज है उनकी यूनिट को सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो आई होप दिस लेक्चर विल हेल्प यू अलॉट and wait for the next one, and like and subscribe the channel, and जो previous लिंक है इससे पहले जो फिजिकल वर्ड पढ़ा है उसके लेक्चर आप जरूर देखें और इस सीरीज को कंटिन्यूशन में देखें। चलिए, थैंक यू।